सरकार का एहसान नहीं है। सरकार हमारे ऊपर टिकी है, हम उनने उनको वोट दे के उनको वहाँ पे बैठाया। तुमने वुहान से आदमी उठाया, जहाँ से वायरस चला, वुहान से आदमी उठाया, यहाँ देश के आदमी क्यों नहीं उठा रहे हो? मजदूर से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। पिछले कई सेगमेंट में हमने इस बात पर जोर दिया कि मजदूर कौन है, उनकी मजबूरी क्या है, क्यों वो अपने घरों को छोड़कर किसी और अनजान शहर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुमनामी में बिता देते हैं, क्यों नहीं वो अपने घरों में रहकर अपना नाम बनाते हैं। घर पर रहेंगे तो घर का खाना मिलेगा, शहर का खर्च नहीं भरना पड़ेगा और परिवार के बीच सुख और सुकून भरी ज़िंदगी बिता सकेंगे। क्यों चंद पैसों के लिए ये सब गंवाकर पूरी ज़िंदगी शहरों में ज़ाया कर देते हैं और कल को कभी फिर कोरोना जैसी आपदा आई तो उनको सरकार के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा। इस बार की दशा देखकर इस जन्म में तो क्या, वो अगले कई जन्मों तक सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, पर अगले जन्म के भरोसे बैठ भी तो नहीं सकते। जो करना है इसी जन्म में करना होगा। क्या पता अगले जन्म किस रूप में या किस हालात में पैदा हो, क्या पता अगले जन्म ये प्यारा परिवार मिले भी या नहीं, जिसके मोह के लिए वो हज़ारों मील दूर पैदल चलने को तैयार थे। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, ना ही किसी से उम्मीद की। जब रास्ते में हिम्मत हार गई तब जाकर अपने घर एक फ़ोन किया कि लेने आ सकते हो तो आ जाओ, और कुछ क्षणों बाद 38 वर्षीय रणवीर की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। जो भी पैसे बचाए थे वो मृत शरीर के साथ पड़ा रहा। अपने आखिरी सफ़र में भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। इनके मौत का जिम्मेदार कौन है? कई दिनों से हम प्रवासी मजदूर के पलायन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पलायन क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। पिछली वीडियो में हम इस कंक्लूज़न तक पहुँचे कि इस पलायन की समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका है कि इन मज़दूरों को अपने गांवों या शहरों में ही काम मिले, और ये तभी संभव है जब हम अपने बीमारू राज्यों में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए और इन राज्यों को बीमारू अवस्था से बाहर निकालें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में आज हम इसी स्ट्रक्चरल चेंज की बात करेंगे जो इन बीमारू राज्यों को अपनाना चाहिए ताकि वहाँ के लोग किसी भी राज्य में सम्मान के साथ रह सकें। हम इन राज्यों को बीमारू अपमानित करने के लिए नहीं कह रहे। इन राज्यों की अवस्था एक बीमार शरीर की तरह है, जिसका इलाज किया तो स्वस्थ हो सकती है, नहीं तो धीरे धीरे पतन की ओर जा सकती है। हम इस वीडियो में बिहार को एग्जाम्पल की तरह यूज़ करेंगे और बाकी राज्य भी इस मॉडल को फॉलो कर आगे निकल सकते हैं। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो समस्या सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आप अपने महान इतिहास का आड़ ले समस्या को टालते रहेंगे तो ये कभी बदलने नहीं वाली। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दिनों से हम बिहार के स्टूडेंट से इनडायरेक्टली वहाँ की समस्या समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने ये देखा कि अधिकतर लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, और जब उनको भी प्रॉब्लम समझाई गई तो वो महान इतिहास की आड़ लेने की कोशिश कर रहे थे। अपने इतिहास पर गर्व करना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात ये है कि आप उस महानता को इतिहास बनने ही ना दें और वर्तमान में भी उस महानता को बरकरार रखें। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या है। जब समाज में चल रही संस्थाओं अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो कि अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। अब पहले हम बिहार को समझ लें, फिर वहाँ की समस्याओं पर ध्यान देंगे, उसके पीछे के रीजंस को समझेंगे और क्या बदलाव ज़रूरी है कि ये राज्य सेल्फ सस्टेन्ड बन सके। बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, पर यह भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली राज्य है। यहाँ की 58% आबादी 25 साल से नीचे की है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब बिहार की पॉपुलेशन यंग है और एम्प्लॉयबल है। बिहार का अर्बनाइजेशन रेट यानी कि शहरीकरण की रफ्तार
भारत में सबसे कम है। बस हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी राज्य है जो बिहार से पीछे चल रही है। बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। यहाँ ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन है और पानी गंगा और इसकी धाराओं से बिहार में सालों भर बहती है। यहाँ बरसात भी अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ खनिज के भंडार भी काफ़ी हैं। भारत का लगभग 40% कोयला, 32% बॉक्साइट, 59% तांबा, 17% लोहा, 80% चांदी और 60% माइका बिहार से आता है। अब बात ये आती है कि बिहार पीछे कहाँ रह गया। तो यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। आपदा के लिए ये राज्य कभी तैयार नहीं रहता। खनिज के भंडार होते हुए भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है। उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद यहाँ के किसान भुखमरी के शिकार हैं। बिहार इतिहास के पन्नों पर तो अपना नाम शान से दर्ज रखता है, पर इसी इतिहास का सहारा लेकर टूरिस्ट को लाने में पीछे रह गया। इस कारण से वहाँ से बड़ी आबादी को दूसरे राज्यों में पलायन कर पढ़ने या काम करने जाना पड़ता है। इसके साथ बिहार की आबादी भी ज़्यादा है और यहाँ की एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यहाँ के राजनेता और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में करप्ट हैं। अब बात आती है रीजन्स की। जो बिहार इतिहास के पन्नों में भारत का एक आईना हुआ करता था, वही राज्य आज बीमारू अवस्था में क्यों पड़ी है और धीरे धीरे आईसीयू की तरफ जा रही है। तो अगर इतिहास में देखें तो मुग़ल राज से ही बिहार का पतन शुरू हो गया था, जिनकी देखरेख में बंगाल को आगे बढ़ने का मौका मिला और बिहार पीछे छूटता चला गया। फिर अंग्रेज आए। उनके अंदर बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। उन्होंने भी बंगाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और बिहार में लोगों की दशा बिगड़ती गई। इस बिगड़ती हालात के कारण बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए, पर बिहार में अंग्रेज़ों को फ़ायदा कम दिखा। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण ये राज्य ट्रेड के मामले में पीछे रह जाता था, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां कोस्टल एरिया में होती थी। बिहार के खनिज को खोदकर उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता था। फिर हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, पर बदला कुछ नहीं। वही फैक्ट्रियां अब बड़े लोगों के हाथ में चली गई और खनिज बिहार से जाता रहा। जब ये खनिज को ट्रांसपोर्ट करना महंगा लगने लगा, तब ये नहीं कि बिहार जैसे खनिज वाले राज्यों में फैक्ट्री लगाई जाए, बल्कि 1952 में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, इक्वल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम पर इन राज्यों को लूटा गया, जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य आगे निकलते चले गए और बिहार उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर खनिज बांटता रह गया। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, बाकी सारे बीमारू राज्यों में हो रहा था। अब ये पॉलिसी 1993 में हटा दिया गया और उसी दौरान भारत में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जो एलपीजी नाम से फेमस हुई, जिसे विस्तार में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारत में लाइसेंस राज को ख़त्म कर व्यापारियों को खुली छूट दी गई कि वो अपना व्यापार या फैक्ट्री कहीं भी सेट कर सकते हैं। वहीं विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और प्रवेश करने का निमंत्रण मिला। बाकी भारत के मार्केट को वैश्विक कारोबारियों के लिए खोल दिया गया। ये एक अच्छा मौका भारत के हाथ में था, जिसका फ़ायदा कई राज्यों ने उठाया। अब आप पूछेंगे कि बिहार ने क्या किया? तो उस वक्त बिहार अपने में ही एक जंग लड़ रहा था, जातिवाद की जंग। इस दौरान बिहार में कई छोटी जातियों की पार्टियां बनी और इससे जातिवाद की समस्या को कुछ हद तक सुधार मिली। पर जातिवाद के पॉलिटिक्स में फंसा ये राज्य इस आई अपॉर्चुनिटी को गंवा बैठा। यहाँ 70 साल में लगभग 23 सीएम बने। ये राज्य हमेशा स्थायी सरकार के चेहरे से वंचित रही। सिर्फ राजनेता ही नहीं, यहाँ की पब्लिक भी इस जातिवाद की राजनीति में इस तरीके से फंस चुकी थी कि उन्हें अपनी गिरती अवस्था भी नहीं दिखाई दी। जिस बिहार ने बुद्ध और महावीर जैसे शांतिप्रिय महात्माओं को जन्म दिया, वही राज्य गुंडागिरी के गर्त में गिरता चला गया। सरकार वोट बैंक के नाम पर वोट लूट रही थी, काम के नाम पर दंगे और स्कैम्स कर रही थी और इसी दौरान अपने राज्य को ही भूल गई। सबसे पहले ये राज्य एजुकेशनल रिफॉर्म में पीछे रह गया। यहाँ एजुकेशन की हालत लगातार बिगड़ती गई। इसके साथ ही कट्टर समाज में लड़कियों, गरीब जनता और छोटी जात वालों को पढ़ने से वंचित रखा गया। अब 15% अपर कास्ट वाले समाज में सिर्फ अमीरों को पढ़ने का मौका मिला
बाकी गरीब और लोअर कास्ट वालों को लेबर्स और वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया। इस कारण से 85% लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। डेटा के हिसाब से आज बिहार का एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, पर उसका स्तर गिरता जा रहा है। एजुकेशन के अभाव में पॉपुलेशन आग की तरह बढ़ती गई और गरीबी का स्तर और गिरता गया। और आज के समय में स्थिति ऐसी है कि बिहार खेती से सबको काम नहीं दिला सकता। बिहार के लगभग 60% जमीन पर खेती होती है और 6% जमीन जंगल है। बाकी बची 34% कम उपजाऊ है, पर इनमें खनिज भरे हैं। अब मुद्दा ये है कि बिहार की स्थिति सुधरेगी कैसे? अगर कोई सुधारना चाहे तो सुधारने के लिए एग्जिस्टिंग प्लस पॉइंट को यूज़ करना होगा। बिहार एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो यहाँ की एग्रीकल्चर को तगड़ा करना होगा। बिहार के 20% ज़मीन में ही अच्छी सिंचाई हो पाती है। बाकी के 80% में या तो सूखा या बाढ़ के कारण फसल की उपज कम है। इसको ठीक करने के लिए पहले हमें चाहिए कि हम कैनाल्स और रिजर्वायर्स सूखे पार्ट्स में बनाएं और बाढ़ वाले एरिया का पानी उधर डायरेक्ट कर स्टोर और यूज़ करें। किसानों को सस्ते लोन्स और इक्विपमेंट्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स और फर्टिलाइजर्स दिलाएं। इससे किसान अपनी लागत से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। इसके रोल मॉडल को देखने के लिए आप 1965 के पंजाब का रेफरेंस ले सकते हैं। इससे हम 80% ज़मीन में भी फसल का उपज बढ़ा सकते हैं और बाढ़ से पीड़ित होने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तंदुरुस्त करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें और काबिल बन सकें। स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करना होगा। बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करने से अच्छा है कि आप अपने स्किल्स पर ध्यान दें। एजुकेटेड पॉपुलेशन की खास बात ये होती है कि वो समझदार होते हैं और सोच कर हर कार्य करते हैं। फिर एजुकेशन का असर पॉपुलेशन पर भी पड़ता है। आप हर एजुकेटेड स्टेट को उठाकर देखें, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम मिलेगा। पॉपुलेशन और किसी तरीके से कम नहीं होगा जब तक लोग खुद ना समझे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना घर के इकोनॉमिक्स के लिए सही नहीं है, और ये एजुकेशन से ही होगा। इसका एक काफ़ी अच्छा उदाहरण पंचायत नामक टीवी सीरीज़ में देखने को मिला। अब बिहार में ही देख लें, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे बिहार की पॉपुलेशन रेट कम हो रही है। पर इतना काफ़ी नहीं है। बिहार की पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। हमें पॉपुलेशन रेट काफ़ी कम रखने की ज़रूरत है। और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ये भी फ़ायदा होगा कि आपके राज्य के बच्चे आप ही की राज्य में पढ़ेंगे और फीस भी आपको ही भरेंगे, यानी बिहार का पैसा ज़्यादातर बिहार में ही रहेगा। अब जो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर है जो खेती में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका क्या? इसके लिए आपको चाहिए कि आप खनिज वाले इलाके के आसपास कारोबार सेट करने में मदद करें, जिसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फिट रखना होगा। आज बिहार में रोड्स की कंडीशन बहुत बुरी है। कई साल पहले लालू जी ने कहा था कि हमें जिता दो तो हम यहाँ के रोड्स को हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकना कर देंगे। तो पहली बात, हम लालू जी के ऐसे वाक्यों के खिलाफ हैं। आप एक राजनेता हैं और आपके मुंह से ऐसी अपमानजनक बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात रोड्स की, तो माफ़ कीजिए, आज भी बिहार के रोड्स की हालत बहुत बुरी है और अगर ठीक भी होती है तो मेंटेन नहीं रहती। आपको आपके रोडवेज़ और वाटरवेज़ को तंदुरुस्त रखना होगा। उसके बाद अपने राज्यों में क्राइम रेट कम रखना होगा, तभी आप बाहरी कंपनियों को लुभा पाएंगे। इसके साथ आपको आपके लोगों को एनकरेज करना होगा कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। कंपनियां आ जाती है तो आपके पॉपुलेशन को पलायन कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है उन मज़दूरों का, तो ये मज़दूर इन सब कामों को करने और इनको मेंटेन रखने के लिए सालों भर ज़रूरी होंगे। इससे आप उनको सालों भर रोज़गार दे पाएंगे। हम ये नहीं कहते इससे पलायन रुक जाएगी, पर पलायन करने वालों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। और कभी अगर भविष्य में ऐसी आपदा आती है तो इतना बड़ा बवाल नहीं मचेगा। इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही आपके राज्य को यंग रखता है। जो लोग आपके राज्य में काम करेंगे वो सामान वहीं से खरीदेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स भी वहीं भरेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिंग वहीं करेंगे, जिससे सरकार की आय भी बढ़ जाएगी, जिसके साथ साथ और कई अन्य बिजनेसों को बूस्ट मिलेगा। हम नहीं मानते कि कोई भी सरकार बिना करप्शन किए काम कर सकती है। ऐसा सोच एक यूटोपियन वर्ल्ड की कल्पना करने जैसा है। पर अगर आप अपने स्वार्थ के साथ साथ लोगों का भला भी करते जाते हैं
तो आपकी पॉलिटिकल लाइफ भी लंबी हो सकती है। और फिर अगर आपके लोग आपके ही राज्य में काम करते हैं तो अगले इलेक्शन में सब वोट कर पाएंगे। कोई किसी और राज्य में होने के कारण से अपने वोटिंग राइट्स को मिस नहीं करेगा और ना ही आपके राज्य के लोगों को कहीं शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। कोई आपके लोगों को ये नहीं कहेगा ये लोग हमारे राज्य में आकर हमारी नौकरियां छीन रहे हैं और यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। किसी भी प्रवासी को जब उसके राज्य के नाम से गाली दी जाती है या नीचा दिखाया जाता है तब ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे माँ बाप या परिवार को गाली दी है। कई लोग ये दावा करेंगे कि ये पुरानी बातें हैं, आज ऐसे इनसेंसिटिव बातें कोई नहीं करता। तो हम उनको ये जवाब देंगे कि आप अपने यूटोपियन वर्ल्ड से बाहर निकलें और असल दुनिया देखें। इस वीडियो से मेरा किसी भी राज्य पर उंगली उठाना या अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। हम बस चाहते हैं कि हर राज्य और उनके लोग फले फूले और खुश रहें। कई लोगों को इन मज़दूरों को प्रवासी कहने पर बुरा लग रहा है। उनके मुताबिक जब सब भारतीय हैं तो उनको प्रवासी मज़दूर क्यों कहना। हम उन लोगों के सोच का सम्मान करते हैं, पर एक काम कीजिए, जब ये कोरोना वायरस का संकट टल जाए तो इन मज़दूरों से मिले और पूछें कि क्या उनके प्रवास के राज्य में उन्हें उतनी ही इज्जत और अपनापन मिलता है जो उन्हें अपने राज्य में मिलता था। जिस दिन हर कोई हाँ में जवाब देगा उस दिन हम इनको प्रवासी कहना छोड़ देंगे। मेरे नज़रिए से बहुत कम राजनेता ऐसे हैं जो ऐसे बड़े कदम उठाने को तैयार होंगे, क्योंकि ऐसा करने से सीधा उनकी जेब पर लात पड़ेगी। भारत एक गणतंत्र देश है और गणतंत्र का मतलब होता है आम जनता का राज। पता नहीं ये कब हुआ कि हम अपने नौकरशाहों को भगवान समझ बैठे। अब समय है कि हम अपने सबसे बड़े हथियार वोटिंग राइट्स का यूज़ करें। दिखा दे ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेताओं को कि हम बिना सरकार के ज़िंदा रह सकते हैं, पर भ्रष्टाचारी सरकार का साथ नहीं देंगे। देर बहुत हो चुकी है, पर इतनी भी देर नहीं हुई कि कुछ किया नहीं जा सकता। और इतना याद रखें कि अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल शायद आवाज़ उठाने की हालत में नहीं रहेंगे। आप भुखमरी की कगार पर होंगे और रोजी रोटी के लिए दर बदर भटक रहे होंगे, और वहीं 500 या 1000 रुपये में बिके आपके वोट से बनी सरकार आपके ही पैसे को लूटकर अपने बच्चे और परिवारों को विदेश की सैर कराएंगे और आप कीड़े की तरह उनके कदमों में पड़े होंगे। तो अगले इलेक्शन तक अपना डिसीजन ले लें, और अगर आपको कोई ढंग का राजनेता नहीं मिलता है तो नोटा पर अपना वोट दें। बता दें ऐसे राजनेताओं को कि सरकार बहुत किया सम्मान जी, धन्यवाद।